महिला आरक्षण को लेकर के एक नया संशोधन विधेयक आने जा रहा है और इतिहास में यह पहली मर्तबा होगा जब कोई विधेयक सरकार ने पारित कर दिया और उसके लागू होने से पहले उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ये अभी चूंकि औपचारिक रूप से इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यह बात कही जा रही है कि हो सकता है कि इस सप्ताह या आगामी सप्ताह के दौरान ही इसे प्रस्ताव को लाया जा सकता है। अब इस पूरे मामले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार उमेश चतुर्वेदी जी हैं। सर, ये माना जाए कि यह जो है कहा जाए कि संशोधन प्रस्ताव आने जा रहा है। देखिए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग रहा है, वो जैसे कि नरेंद्र मोदी सरकार की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग रही है, उसके हिसाब से तो माना जा सकता है कि वो विधेयक जो महिला आरक्षण देने के लिए संसद और विधानसभाओं में जो विधेयक है, प्रस्तावित विधेयक है, वो प्रस्तुत किया जा सकता है संसद में। लेकिन इस पर थोड़े से कुछ सवाल उठ रहे हैं और जिस तरह से सवाल खासतौर पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने उठाया है, उन सवालों के बाद इस विधेयक को आसानी से पारित कराना संभव थोड़ा कठिन लग रहा है। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि ये एक तरह से संविधान संशोधन विधेयक है और इसको 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। और आप जानते हैं कि संख्या के गणित में अगर विपक्षी दलों का या विपक्षी खेमे के कुछ दलों का साथ न मिले तो इस विधेयक को पारित कराना, क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए, बड़ा आसान नहीं लगता है। लेकिन जहाँ तक आपने ये सवाल पूछा कि क्या ये विधेयक संशोधन विधेयक आ सकता है, ऐसी जो चर्चा है कि एक नहीं 2 विधेयक हैं, तो निश्चित तौर पर जो नरेंद्र मोदी सरकार की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग रही है उसमें हो सकता है कि ये विधेयक लाए जा रहे हों। और एक चीज़ जान लीजिए कि जो भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सत्ता में रहें चाहे बाहर रहें, सब अपना जो कदम उठाते हैं, जिसको राजनीति की भाषा में कोर ऑफ एक्शन कहते हैं, वो चुनावी लाभ के लिए होते हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चूँकि सत्ता में है तो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। एक चीज़ ये देखा जाए कि चूँकि जब ये पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था, जब ये इसको जब लाया गया था इस विधेयक को 2023 में, कि जब जनगणना हो जाएगी उसके बाद इसको जो है परिसीमन के आधार पर लागू किया जाएगा, उसके पहले यह लाना क्या पॉलिटिकल इंक्लिनेशन आपको दिखाई दे रहा है? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देखिए कि 2024 में लोकसभा का चुनाव हो चुका है, तो उसको भी बीते हुए लगभग 2 साल अब हो ही जाएंगे कुछ दिनों में। और जिस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, हालांकि इसमें देखेंगे आप तो 3 ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज़्यादा दांव पर है। एक तो पश्चिम बंगाल में वो उम्मीद कर रही है चुनाव जीतने की या सत्ता में आने की। असम में पहले से ही सत्ता में है तो वो सत्ता को बरकरार रखने की है, और गठबंधन के सहारे वो पांडिचेरी में भी सत्ता में फिर है और फिर से वापसी की कोशिश कर रही है। जहाँ तक बात तमिलनाडु की है, तो आप जानते ही हैं कि जो विपक्षी गठबंधन बना है द्रमुक सरकार के खिलाफ, उस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को महज 27 सीटें मिली हैं। तो इसलिए ये कहना कि वहाँ वो सत्ता में आएगी और सत्ता की लड़ाई है, वहाँ के लिए कम से कम ये सही और संभव नहीं लगता है। केरल में वो वापसी की कोशिश कर रही है और आप जानते हैं कि केरल पढ़े लिखे लोगों का राज्य माना जाता है। पश्चिम बंगाल के बारे में कहा जाता है कि बंगाल जो आज सोचता है वह भारत पूरा जो है वो भविष्य में सोचता है। मतलब जो भारत का भविष्य सोचता है, बंगाल उसको पहले सोच लेता है। मतलब एक तरह से उसको प्रोग्रेसिव माना जाता है। तो ऐसा माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली जो केंद्र सरकार है, पश्चिम बंगाल की महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, केरल बहुत पढ़े लिखे लोगों का राज्य है, वहाँ एक चीज़ और भी है कि मिजोरम और केरल ही 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ महिला जनसंख्या आनुपातिक रूप से पुरुष जनसंख्या के मुकाबले ज़्यादा है। असम भी कमोबेश मातृ प्रधान समाज है। तो मुझे ऐसा लगता है, आपका कहने का मतलब है कि ये जो पूरा संशोधन प्रस्ताव लाया जा रहा है वो चुनावी नज़रिए से लाया जा रहा है और ये इसका बहुत ज़्यादा चांस है, जिस तरह से विपक्ष का रुख है, कि यह गिर भी सकता है। गिरना तो नहीं कहेंगे, सफल ना होने की बात कह सकते हैं हम, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसकी आशंका जता सकते हैं। क्योंकि विधेयक तो गिरना तब होगा जब मान लीजिए कि वो आधे से कम लोगों का उसको समर्थन मिले। तो ऐसा तो है नहीं, सरकार
सरकार का बहुमत है संसद के दोनों सदनों में। हाँ, चूँकि ये विशेष विधेयक है, एक तरह से संविधान संशोधन विधेयक होगा, तो उसके लिए 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी। और आप जानते हैं कि अतीत में भी जब भी महिला आरक्षण बिल सिर्फ 2023 को छोड़ दिया जाए तो संसद की उसको मंजूरी नहीं मिली है। और एक चीज़ और भी है कि जिस तरह से विधेयक की चर्चा हुई है और बहुत पहले से विधेयक को लेकर के, जब भी महिला आरक्षण विधेयक पहले जो एक बार जनता दल की सरकार के दौरान आया था, जो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी, तो उस समय शरद यादव ने कहा था कि इस विधेयक का जो फ़ायदा मिलेगा, और उसके पहले भी एक बार कांग्रेस ने भी कोशिश की थी, तो इसका जो फ़ायदा मिलेगा, तो अब शरद यादव ने कहा था कि परकटी महिलाओं को फ़ायदा मिलेगा। परकटी मतलब बालकटी महिलाएं, जो अपर कास्ट की महिलाएं हैं, सवर्ण क्लास की महिलाएं हैं। तो उस समय से ही एक मांग उठती रही है, खासतौर पर जो विपक्षी दलों से, जो कभी भी जो भी विपक्ष में रहे हैं, कि कोटे में भी कोटा, मतलब महिला आरक्षण में भी कोटा निर्धारित होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को पार पाना इतना आसान नहीं लगता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये विधेयक पेश हो, लेकिन इस पर बहस की लंबी गुंजाइश है। और भी चीज़ देखी जा रही है कि साउथ के स्टेट ने जब यह महिला आरक्षण को लागू करने की बात थी और परिसीमन की जब बात आई, तो उनकी तरफ से विरोध देखने को मिला कि भाई हमारे यहाँ जब परिसीमन लागू होता है तो हमारी सीटों की संख्या कम हो जाए। क्या इसके जरिए पहले ही जो जैसे कहा जा रहा है कि टोटल 816 सीटें हो जाएंगी, तो साउथ को भी जो उसके हिस्से की सीटें हैं उस अनुमानित संख्या में उनको मिल जाएगा, तो ये भी झगड़ा ख़त्म हो जाएगा? उनको तो अनुमानित तौर पर नहीं मिलना है, क्योंकि आप जानते हैं जब परिसीमन होगा तो जनसंख्या के आधार पर होगा और उसमें सीटें समानुपातिक रूप से भले दक्षिण की घट सकती हैं, लेकिन पूरे संसद की तो बढ़ेंगी। और ये दक्षिण के राज्यों की एक मांग जायज़ है, जायज़ कही जाती है, दक्षिण के राज्यों की मांग जायज़ कही जाती है। खासतौर पर दक्षिण के राजनीतिक दल कहते हैं कि चूँकि हमने परिवार नियोजन को लागू किया, हमने विकास की दर को तेज रखा, तो हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन उनको भी ये नहीं भूलना चाहिए दक्षिण के राज्यों की कि जब पहली बार संसद का गठन हुआ था और उसके बाद लगातार जो दूसरा परिसीमन हुआ, तब तक दक्षिण के राज्य उत्तर के राज्यों की तुलना में ज़्यादा जनसंख्या वाले थे, तो उनको उस हिसाब से ज़्यादा फ़ायदा मिला था। तो अब ठीक है कि वो बढ़ गए हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें तो राजनीतिक तौर पर सही मानी जा सकती हैं या उठती रही हैं, लेकिन ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं होता है। मुझे लगता है कि ये वो गिमिक एक है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि परिसीमन जो होगा तो उसमें दक्षिण के राज्यों की जो कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से उत्तर के राज्यों की तुलना में उनकी जनसंख्या कम है, तो उनके सीटों की उस तरह से वृद्धि नहीं होगी जो उत्तर भारत में होगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने विरोध उठाया है, दक्षिण के राज्यों की बात कर रहे हैं, दक्षिण के दलों की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि किसी भी सरकार के लिए, चाहे किसी की भी सरकार हो केंद्र में, परिसीमन करके और उसको समायोजित करने के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारे सवाल हैं और इन सब सवालों को भी महिला आरक्षण का जो प्रस्तावित विधेयक जिसकी चर्चा हो रही है, पता नहीं आ भी रहा है नहीं भी आ रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो इस चर्चा में बहुत सी चीज़ें शामिल होंगी और उसके बाद ही ये विधेयक पारित हो पाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपने सवाल में पूछा भी कि 2023 में जब ये विधेयक पारित हुआ था तो उस समय कहा गया था कि 2024-25 में जो जनगणना है, जब तो 26 में शुरू हो रही है, उसके बाद ही, क्योंकि परिसीमन आप जानते हैं कि टाला जाता रहा है, मतलब तो परिसीमन के बाद ही होगा। तो मुझे लगता है इसका जवाब भी सरकार को ढूंढना होगा और विपक्षी दल इस मुद्दे पर आसानी से इस विधेयक को संसद में शायद ही समर्थन दे पाएँ। जिस तरह से कांग्रेस ने रुख दिखाया है उससे तो यही लगता है। जी सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे उमेश चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार, जिनका ये कहना है कि महिला संशोधन विधेयक जो लाया जाएगा आरक्षण को लेकर के, इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं और चुनौतियां भी हैं और इतना आसान भी नहीं है। अब देखना है कि सदन में यह प्रस्ताव अगर पेश होता है तो किस शक्लो सूरत में पेश होता है और बहस का दायरा क्या होता है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।